नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरुदेव भाऊ तोरसेकर सर। और होली की पूर्व संध्या पर है। आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 2 महीने से गुरुजी भाऊ तोरसेकर सर एक बात कह रहे थे कि टीएमसी इस बार का चुनाव हारेगी। और 2 महीने पहले अभिषेक तिवारी शो पर ही पहली बार जब यह डिस्कशन हुआ कि क्यों हारेगी, तो हम लोगों ने इस पे चर्चा किया। किंतु वो चीजें अब सामने आ रही है कि ममता बनर्जी स्वयं क्या भवानीपुर अपना भी चुनाव हार सकती है आने वाले समय में। क्या टीएमसी वास्तव में डरी हुई है? और भाऊ को ऐसा क्यों लगता है गुरुदेव को कि इस बार टीएमसी की बॉडी लैंग्वेज, जो ममता की बॉडी लैंग्वेज है, छटपटाहट है, वो अब बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जैसा 2025-24 के चुनाव में वो लग रहे थे, 2024 के दिल्ली इलेक्शन में जब वो गए, वैसा लग रहा है। गुरुदेव प्रणाम। ये बंगाल में एक्चुअली में ममता बनर्जी इतनी डरी क्यों है एकदम केजरीवाल स्टाइल में? एक बात होती है, देखो, राहुल गांधी कांग्रेस की लीडरशिप अलग है और केजरीवाल और ममता अलग है। ये आज भी केडर से कनेक्टेड है, भले उनका केडर गुंडा हो, जो भी हो, लेकिन केडर है। कांग्रेस की हालत बुरी इसलिए कि कांग्रेस के पास वोटर है, लेकिन वोटर से कनेक्ट करने वाला जो संगठन होता है वो कांग्रेस के पास बिल्कुल नहीं है। इसलिए एक बात होती है कि फीडबैक जो होता है ग्राउंड पर क्या चल रहा है, वो पार्टी लीडरशिप के पास आना कांग्रेस के लिए मुश्किल होता है, लेकिन केजरीवाल हो या ममता हो, उनके लिए आसान होता है कि भाई ग्राउंड पर तो ये चल रहा है। ठीक है। तो जो कुछ मैं बोल रहा था, वह तो आपको मालूम है कि मुंबई में रहता हूँ, कभी दिल्ली आया इधर उधर, लेकिन बंगाल में मैं कभी गया तक नहीं हूं, या बिहार भी गया नहीं। तो मैं जो देखता हूँ, खबरें देखता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ, उससे मैं अपने अंदाज बनाता हूँ। और मैं साइकोलॉजिकली, पॉलिटिकली नहीं, मैं साइकोलॉजिकली जाता हूँ कि लोग क्या बोल रहे हैं, जो बोल रहा है क्या वो सच बोलता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, रिपोर्टर की बॉडी लैंग्वेज क्या है, अब वो कोई रंजन करके है, वो माहौल क्या है, ऐसा प्रोग्राम करता है तो वो बात करता है वहां के लोगों से, और वो लोग जिस ढंग से बोलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, रिपोर्टर या इंटरव्यू करने वाले की बॉडी लैंग्वेज, ये सबकी साइकोलॉजी पर मैं ज्यादा ध्यान देता हूं। और तब मुझे पता चलता है कि भाई सामने वाला क्या कहना चाहता है, उसके मन में क्या चल रहा है, और अगर ये सर्टन बात उसके मन में चल रही है तो उसके आसपास का जो माहौल है वो कैसा है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आपको याद होगा कि मैंने बिहार के चुनाव में एक बात बोली थी कि भाई दूसरे ग्राउंड में लाल किले के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद बड़ा वोटिंग में जंप आ जाएगा, 8-9% आ जाएगा तो 200 क्रॉस कर देंगे। तो मैंने किस आधार पर बोला था? और एक बात है, तो ये जो माहौल क्या है, उसमें एक मैंने वीडियो देखा था, वो स्कूल की बच्चियां थी, और जब तेजस्वी का नाम आया बोली नहीं नहीं नहीं, हमको तेजस्वी नहीं चाहिए। तो बोले क्यों? हमको 4 बजे घर में बंद नहीं होना है। तो बाद में उसने बताया कि ये तो मुस्लिम लड़कियां है। तब मेरा दिमाग चल गया साइकोलॉजिकली कि ये अगर मुस्लिम लड़की है तो ये तो मोदी के जंगल राज के भाषण सुनने के लिए किसी रैली में नहीं गई है, ये वोटिंग भी करने वाली नहीं है, फिर ये राजनीति के बारे में, तेजस्वी के बारे में इतनी कड़वाहट से क्यों बोल रही? इसका मतलब था इनके घर में बुआ, उनकी अम्मा या मौसी, कोई ना कोई तो ये बात बोल रहा है। इसका मतलब मुस्लिम महिलाओं में तेजस्वी आने का डर है। तो ये साइकोलॉजिकल कंक्लूजन होता है। तो बिहार में जो मैंने बोला था, तो उसी ढंग से मैं बंगाल के बारे में पिछले कुछ 2-3 हफ्ते पहले मुंबई में भागवत जी का एक प्रवचन हुआ था, 2 दिन का एक सेशन था, तो मैं गया था वहां जी। तो पिछले 30 साल से नॉर्थ ईस्ट और बंगाल, आसाम में काम करने वाले असम के, आरएसएस के एक बड़े नेता मिले थे, मैंने उनसे बात की थी। तो उन्होंने बताया था मुझे कि हमने अभी तक, यानी समझो 1 महीने पहले तक,
हमने बात 50-50 तक लाकर रखी है। 50-50 का मतलब यह है कि बीजेपी जीतने के चांसेस 50% है, ममता भी जीतने के चांसेस 50% है। और अगले 2 महीने बचे हैं वोटिंग के लिए। इस 2 महीने के दरमियान हमको 65-35 करना है। इसका मतलब यह कि बीजेपी के लिए 65% हम ग्राउंड बनाएंगे। तो अगर वो उतना नहीं बना, 55% बना, 55-58% बना, उसका मतलब ही बीजेपी जीत जाती है, तो वो 150 तक आ जाती है। ये मेरा कंक्लूजन था, मैंने जब आपको बोला था। तो कहने का मतलब ये कि दूसरी बात यह कि ममता क्यों छटपटा रही है, तो जो बात ग्राउंड पर चल रही है वो मीडिया को नहीं दिखाई देगी, लेकिन ममता के कार्यकर्ता को दिखाई देती है। वो तो अपने मोहल्ले में रहता है, अपनी बस्ती में रहता है, अपनी कॉलोनी में रहता है, कि यहाँ आरएसएस कैसे काम कर रहा है। और दिखने में वो आरएसएस है कि नहीं, वो यूनिफॉर्म पहना हुआ आरएसएस है या कोई आम आदमी दिखाई देता है, लेकिन वो जो बातें कर रहा है, वो जिस ढंग से काम कर रहा है, वो चुनाव के बारे में जो बोल रहा है, अलग अलग लोगों से बोल रहा है, तो इसका परिणाम आसपास के लोगों पर कितना हो रहा है, ये तो ममता का वहां का कार्यकर्ता है, केडर है, उसके समझ में आता है। वो जो फीडबैक देता है वो ममता के पास पहुंच रहा है। अब देखो, एक तरफ ममता की पार्टी पूरी की पूरी चुनाव में और कोर्ट कचहरी में और चुनाव आयोग में फंसी हुई है, लेकिन बीजेपी भी पॉलिटिकल गेम खेल रही है, लेकिन आरएसएस पॉलिटिकल गेम नहीं खेलती। आरएसएस वोटर का मन बनाने में लगी होती है। तो बीजेपी का ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो अपने काम में लगा हुआ है। बीजेपी पॉलिटिकली ममता के खिलाफ आंदोलन करो, रैलियां निकालो, जो कुछ करना है बैठक ले लो, वो सब कर रही है, लेकिन ममता उसमें उलझी है, और उससे भी ज्यादा चुनाव आयोग और कोर्ट कचहरी में उलझी हुई है, और उसको वोटर के पास जाने के लिए या उसके लिए अपने केडर को काम में लगाने को समय नहीं मिला। तब अब आप तो घूम कर आए बंगाल, आपने देखा होगा कि बंगाल में ममता का डर है, लेकिन केडर है क्या? डर और केडर में बहुत फर्क होता है। ममता का डर है, लेकिन डर कब तक होता है? सामने भूत दिखाई देता है तब। भूत हट गया, डर हट गया, और डर हट गया तो केडर काम आता है, समझे? तो शब्दों की बात मजाक करके मैं बोल रहा हूं, लेकिन उसमें का जो आशय है, कंटेंट है, वो समझो कि अगर ये बीजेपी ने आरएसएस ने ये 50 से ऊपर 55 तक भी लेके गए तो बीजेपी के लिए प्लस होता है। अब ये मेहनत की कमाई है। अब आप जो घूम रहे एसआईआर का क्या हुआ, एसआईआर का ये नहीं हुआ, एसआईआर के कितने कटे, वो तो सब अंकगणित आप पेश कर रहे हो, मैं नहीं पेश कर रहा हूं। मैं जो कुछ पहले से है उसके आधार पर बोल रहा हूं, 55%। अब अगर आपके खाते में 40 रुपए है और ममता के खाते में 50 रुपए है, अगर ममता के खाते में से 15 या 20% घट गया तो ममता 30 या 35 पर आ गई, और आपका तो 40 इंटैक्ट है। तो ये समझ लो, ममता छटपटा इसलिए रही है कि उसके खाते में जो 50% है उसमें से घटते हुए एसआईआर के कारण दिखाई दे रहे, और इसलिए ममता छटपटा रही है कि जो वोटर पक्के हैं वो तो मिलेंगे, लेकिन उससे ज्यादा जो बोगस वोटर पर हम पिछले 2 चुनाव से निर्भर है, वही हाथ से निकला जा रहा है। यानी एक बात होती है कि आपने एक बिजनेस करने की तैयारी कर दी और आपके पास समझो 40-45 हजार रुपया है, बचे कुचे जो 55-60 हजार रुपया है वो बैंक देने वाली है। अगर बैंक ने हाथ खड़े कर दिए तो आपका बिजनेस शुरू होने से पहले डूब गया, समझे? ये आसान तरीके के लिए मैं समझा रहा हूं। तो ममता उसलिए छटपटा रही है क्योंकि उसको फीडबैक आ रहा है कि इसके जेब में तो 40 हजार पक्के हैं। ठीक। शुभेंदु अधिकारी की राजनीति बदल गई है, कैसे वो थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूं। एक
बंगाल के अंदर अलग पेस को सेट किया जा रहा है और शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं, उसको सुनना जरूरी है। साहस राखुन, एबारे नरेंद्र मोदी जी नेतृत्वे परिवर्तन आसन्न। ब्रेकफास्टे गेছে 58 लाख, लांचे गेছে 7 लाख, एबारे डिनारे बांग्लादेशी मुस्लिम अनुप्रवेशकारी भागो। मैं दर्शकों को जो बंगाली नहीं समझते उनको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कह रहे हैं कि हम हर एक बांग्लादेशी को ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे और इस बार भाजपा की सरकार आ रही है, आप अपना डर छोड़ दीजिए। ये जो डर छोड़ने की बात बीजेपी के सबसे बड़े लीडर बंगाल के शुभेंदु अधिकारी जी कह रहे हैं, गुरुजी इस पर आपका क्या टेक है? क्योंकि क्या भाजपा को ये लग रहा है कि डर के कारण उनका कैडर और बेस वोटर जो 40% है, संभवतः वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचेगा? नहीं, पोलिंग बूथ तक पहुंचेगा क्योंकि उसकी सुविधा बनाई गई है। एक बात समझो, डर किसका है? डर आपके घर में आप बैठे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घर से निकलकर वोटिंग बूथ पर जाना है। अब वोटिंग बूथ पर आप जाओगे, उसके बीच में अड़ंगा लगाया जाएगा, समस्याएं खड़ी की जाएगी, मारपीट हो सकती है। तो इस बार चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ तय किया है कि समझो एक कॉलोनी है, एक बस्ती है, उस बस्ती में 250 वोटर ही है, तो उसके लिए भी एक स्वतंत्र वोटिंग बूथ लगाया जाएगा। तो आपको घर से बाहर निकलकर 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 500 मीटर जाना नहीं है, आपके घर में, आपके कॉलोनी में है। और आपको मालूम है कि बीजेपी का बहुत सारा वोटर व्हाइट कॉलर ज्यादा है, मारामारी करने वाला नहीं है। तो उनकी कॉलोनी को बाहर से गेट पर ही कुलूप ताला लगाया जाता है, साला बाहर कैसे निकलते हो देखते हो, तो वो होने वाला नहीं है। इसके लिए तो ममता ने एक चालाकी की थी, जो रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, उनके फेडरेशन को भी सुप्रीम कोर्ट भेजा था कि हमारे कॉलोनी में बूथ नहीं चाहिए। अरे क्यों भाई, आपकी तकलीफ कोई कम कर रहा है, आपको नहीं चाहिए? तो ये तो फेडरेशन का मामला था, सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि चुनाव आयोग किसी भी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले सकता है चुनाव के कामकाज के लिए। अगर आपके कॉलोनी में नहीं चाहिए, आप बोल रहे हो, तो चुनाव आयोग तो बोलेगा, और उसके बाद जब तक चुनाव का बूथ वहां से हटता नहीं, तब तक आपको ही अपना ग्राउंड इस्तेमाल करने से मुश्किल हो जाएगी। तो चुपचाप धूम दबाकर भाग गया रेसिडेंट फेडरेशन। तो ये ममता का चालबाजी थी। तो डर जो है, वो डर की, आपको डरने की जो जो जगह है वो पिछले चुनाव में पक्की की गई है, वो चुनाव आयोग भी हटा रहा है और बीजेपी समझा रही है। अरे तेरे दरवाजे पर आकर वोट मांगने वाले, तू क्या डर रहा है? सिर्फ बटन दबा ले, तेरे कॉलोनी में है, तेरे बस्ती में है। तो ये आसान नहीं रहता, एक बात। और दूसरी बात है, जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट और कानून और सेंट्रल फोर्सेस ने ममता की हवा टाइट कर रखी है, तो वोटर भी देख रहा है कि दंगा मस्ती करना तो इतना आसान इस बार नहीं है। तो इसलिए ये हो नहीं सकता कि भाई हम ये करेंगे, वो करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, ये हो नहीं सकता। ये तो उन्होंने भी माना है। और इसलिए एक बात साफ है कि डर का माहौल बहुत कम है, और जितना डर बचा है वो आहिस्ता आहिस्ता अगले कदम चुनाव आयोग उठाएगा, उससे निकल जाएगा। अपनी दबे पाव तो राष्ट्रपति शासन आ चुका है, ऐसी बातें तो आप भी बोलने लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो क्लियर है। और अब देखिए 10 मार्च से 480 कंपनी ऑलरेडी तैयार होने वाली है। अभी तो जबकि अभी तक 10 मार्च तक ये नहीं हुआ है कि 10 मार्च को जो इलेक्शन कमीशन का है आचार संहिता वो लागू होगी। 10 यानी आचार संहिता लागू होने से पहले 480 कंपनी ऑलरेडी बंगाल में डिप्लॉय कर रही है होम मिनिस्ट्री।
इसको लेकर के अलग ममता बनर्जी परेशान है। दर्शकों, आप लोग पूछ लीजिएगा, सारे प्रश्न भाऊ तोरसेकर सर से यहीं पर हैं। मैं कुछ चीजें दिखा दूं जिसको लेकर के मैं क्यों कह रहा हूं कि गुरुजी ने जो कहा कि एसआईआर का क्या है और मेरे कॉन्फिडेंस का कारण क्या है। देखिए, जहां कटा है वोट, मालदा में 8,28,000, मुर्शिदाबाद में 11,01,145, कोलकाता साउथ में देखिए 78,000, नॉर्थ 24 परगना 2,67,000 और साउथ परगना में, नॉर्थ 24 परगना में 5,91,000 और साउथ परगना में 5,22,000। जरा आप स्ट्रॉन्ग होल्ड को समझिएगा टीएमसी के। दार्जिलिंग तो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां पे मात्र 80,000 कटे हैं। जलपाईगुड़ी में मात्र 1,00,000, लेकिन यहीं पर आप देख लीजिए कूच बिहार 2,38,000। अच्छा, बर्धमान में सब देखते हैं, पूर्व बर्धमान में 3,65,000, वहीं पे पश्चिम बर्धमान में मात्र 1,37,000, बीरभूम में 2,02,000। यानी वो सीट्स जहां पर टीएमसी का मार्जिन 1,000 से 15,000 का था और फर्जी मुस्लिम वोटर्स की वहां पर संख्या ज्यादा स्पष्ट दिखती थी, वहां पर भारी कटौती है। यानी 294 सीटों पर 60 लाख एक बार में नहीं कटे हैं। ये 60 लाख वोटर वहां गायब हुए हैं जहां पर डेमोग्राफी बदली थी। गुरुजी, आप इस पूरे पैटर्न को कैसे देखते हैं? देखो, एक बात ऐसी भी होती है ना कि जब डर का माहौल होता है ना तो कुत्ता भौंके तो भी हमको शेर लगता है। लेकिन डर का माहौल कम हो जाता है तो आप पत्थर उठाकर कुत्ते को भगाते हो। ये फर्क होता है। जब इतनी बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस आ रहे हैं, और एक बात मैंने सुनी है, कोर्ट ने यहां तक बता दिया है कि अगर किसी बूथ पर गड़बड़ होती है, सेंसिटिव बूथ है, तो वहां लोकल पुलिस खड़ी ही नहीं की जाएगी, वहां डायरेक्टली सेंट्रल फोर्सेस काम करेंगे। उसका मतलब क्या है? 2011 में अगर ममता मुख्यमंत्री बन गई थी, इसका कारण ही ये था कि सेंट्रल फोर्सेस फुल ताकत में लगाया गया था जी। तो ये सबसे ज्यादा अगर कोई समझ रहा है तो ममता समझ रही है, और इसलिए ममता सबसे ज्यादा छटपटा रही है क्योंकि उसको पता चल रहा है कि हाथ से निकल रहा है। मानो एक तरीके से उसका वहां बंगाल के चुनाव में रोहित पवार हो गया। जैसे यहाँ अजीत दादा की मौत हो गई है, अजीत दादा के बेटे या उनकी पत्नी जितनी उसके एक्सीडेंट में शक नहीं ले रही है, उतना रोहित पवार शक ले रहा है, जो चुनाव में अजीत दादा के खिलाफ बोल रहा था बारामती में। उसी ढंग से ममता दीदी अपने अपने इलाके में डरी हुई है। इसका और एक कारण आपको बता दूं, एक बात होती है जब कोई वेस्ट इंडीज हो या इंग्लैंड हो या साउथ अफ्रीका हो, ये हमारे यहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं, हमारे ग्राउंड पर क्रिकेट खेलते हैं ना, हमारे ग्राउंड पर क्रिकेट खेलते हैं। तो पिच कौन बनाता है? हम बनाते हैं। तो जो पिच बनाया जाता है वो हमारे टीम के लिए अच्छा हो इसलिए बनाया जाता है। लेकिन आप एक बात सोचो कि अगर हम साउथ अफ्रीका में जा रहे हैं खेलने के लिए, ग्राउंड तो उनका है, देश उनका है, लेकिन उनका ग्राउंड्समैन, उनका पिच बनाने वाला हमारा होगा, तो क्या होगा? समझ रहे हो? बिल्कुल। तो ममता ये समझ रही है कि साली वोटिंग तो बंगाल में होने वाली है, लेकिन ग्राउंड्समैन मोदी का है। ग्राउंड्समैन कौन है? वही तो गाली देते कि चुनाव आयोग तो मोदी से मिला हुआ है, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी मिली हुई है मानेंगे, तो क्या करोगे आप? नहीं तो ठीक है, उड़ीसा से या झारखंड से उठाकर हम रिटर्निंग ऑफिसर लाएंगे, तो क्या करोगे? तो ये गलती वहां होती है जहां आपको समय था 2 साल से लोकसभा के बाद, आपको जो भी कुछ सक्सेस मिला है उस पर आधार पर लोगों को अपनी तरफ खींच लो। आप तो डराती रही लोगों को, आप तो डराती रही। और डराने में एक गलती और ये हो गई कि अगर एसआईआर हो गया तो यहां से बांग्लादेशियों को भागना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो आधार वगैरह मिला है वो भी चला जाएगा। ये तो डर खुद ममता ने उनके दिमाग में डाल दिया।
और फिर एसआईआर आ गया। जब एसआईआर में आधार वगैरह, तुम्हारा बाप कहाँ है दिखाओ, तुम्हारी माँ कहाँ है दिखाओ, तुम रहते थे कहाँ वो दिखाओ, तो वो अपने आप भागने लगे। आपने तो मुझे बताया कि आप कहीं गए थे तो पूरी बस्ती खाली पड़ी थी, पूरी बस्ती बसाने वाला ही बोलता है मैंने ही भगाया, आपने ही बोला था ना मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, ये कटिहार से जैसे इंटर करते हैं मालदा वाले रूट में, वहां पर हुआ था। उसने बोला कि हम ही ने बसाया था, यहाँ पे काम करने के लिए लोगों को सस्ते लेबर में आ जाते हैं, लेकिन अभी दादा फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल आ गया है, तो उसमें क्या है, इनको भी जेल में डालते, लेकिन मैं पकड़ा जाता तो मुझे भी जेल में डाल देते। बिल्कुल। तो देखो एक बात होती है ना, मैं हमेशा कहता हूं कि आप मरे हुए मुर्गे को तंदूर का डर नहीं दिखा सकते। मैं मोदी और शाह को मरा हुआ मुर्गा मानता हूं। हमारे मराठी में वो कहावत है, मेलेलो कोंबड़ा आगीला भीत नहीं। तो वो मरा है ना, उसको जलेगा यहां जलेगा ऐसा डर नहीं लगता। तो मोदी शाह 12 साल से सेंटर की दादागिरी सुनते रहे गुजरात में, उसके बाद दिल्ली आए, और वो आप खुद तंदूर बने हैं, वो आप मुर्गे वो पहले ध्यान में ले लो। किसी भी राज्य का अपोजिशन पार्टी है, लीडर है, उसको यह समझना चाहिए वो तंदूर नहीं है। मोदी शाह के लिए तुम मुर्गे हो, मोदी शाह तंदूर है। अगर उठा के तुमको अंदर डाल देगा तो जल जाओगे भैया। तो वो अपने अपने, अगर सीए और एनआरसी के बारे में अगर ज्यादा तमाशा नहीं होता तो शायद एसआईआर भी इतना बड़ा मामला नहीं होता। एसआईआर की आड़ से एक तरीके से सीआईए एनआरसी का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रही है, चुनाव आयोग कर रहा है। इसलिए ममता ने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी को काम में लगाया कि देखो ये आड़ से कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन कोर्ट कैसे मानेगी? कोर्ट बोलेगी चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग का काम कर रहा है। जैसे आपको मालूम होगा, ईडी अपने आप में कोई काम नहीं करती, ईडी कभी नहीं काम करती कि अभिषेक मनु सिंघवी ने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, टेरर फंडिंग किया है, वो इन्वेस्टिगेट नहीं करती। हाँ, जब बिहार का गवर्नमेंट या बिहार की जो सीबीआई वगैरह कोई है, वो अगर अभिषेक का फ्रॉड निकालती है, वो सर्टन 100 करोड़ या ज्यादा, उससे ज्यादा होता है, तो ईडी के लिए ऑटोमेटिक केस बन जाता है। तो जब चुनाव आयोग किसी बोगस वोटर को पकड़ता है कि ये यहां का है ही नहीं, तो सीआईए और एनआरसी के लिए ऑटोमेटिक मामला बन जाता है। समझे गेम कैसा खेला है? देखो, अब गेम में जो उतरोगे, तुम क्रिकेट में उतरोगे तो फुटबॉल के मास्टर, उससे क्या मतलब है? चेस का मास्टर क्रिकेट नहीं खेल सकता, क्रिकेट के रूल से खेलना पड़ता है। तो इसलिए ये जो है ना, मैंने बोला है को जिस ढंग से इन्होंने बारीकी, एक बात बोल दू, विनोद तावड़े को मिलने कोई गया था हमारे यहाँ का दोस्त हमारा जी, तो उस वक्त वो बिहार के चुनाव के तैयारी में लगा था, तो उसके घर में टेबल पर पड़ा था कुछ कागज, फाइल्स पड़े थे, उसने चेक किए, एक एक बूथ के 40-35 पन्नों का एक एक फाइल एक बूथ के बारे में था। तो बीजेपी तैयारियां कितनी बारीकी से करती है वो सोचो, एक बूथ के लिए। तो ये अगर पिछले 2 साल से 3 साल से चल रहा है और बाद में उसको फिनिशिंग के लिए आरएसएस पहुंची है, तो तैयारी अभी नहीं शुरू हुई है, अभी नहीं शुरू हुई, वो बहुत पहले शुरू हुई। मतलब भाजपा भी इस बार बंगाल में मैन टू मैन मार्किंग कर रही है गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल करेगी, बिल्कुल, क्योंकि पिछले चुनाव में हम हारे तो क्यों हारे, हारना तो कोई बात नहीं, लेकिन क्यों हारे ये आप ढूंढते हो और उस पर काम करते हो, तो अगला चुनाव जीतने की तैयारी वहीं से शुरू हो जाती है। अगर ममता ने पिछली बार 200 से ज्यादा, कुछ 212-17 सीटें जीती, तो उसका स्टडी नहीं किया। लोकसभा में भी अच्छी सीटें मिली, उसका स्टडी नहीं किया है, और इसलिए मैंने आपको बताया था कि 142-44 सीटें ऐसी है कि 3 लोकसभा और 2 विधानसभा में कभी ना कभी बीजेपी उस पर टॉप में रही है। विधानसभा के जो विधानसभा क्षेत्र के लिए, लोकसभा हो या विधानसभा हो, तो वो 44 सीटों पर उन्होंने जान लगा दी, और कुछ और
2,000 से 3,000 से लेकर 10,000 तक जिनके हार हुई है, ऐसी जो कुछ 55-60 सीटें, वो मिलाकर 210 सीटों पर बीजेपी पूरी ताकत लगाकर उतरी है, और बाकी की जो बचती है कुछ 80 सीटें, उस पर हारने के लिए ही बीजेपी उतरेगी, ना जीतने के लिए, कि यहां अपनी हाजिरी दर्ज होनी चाहिए बस। तो उसमें से 210 में से 150 निकालना ये टारगेट है, और इसलिए टारगेट अगर हम समझे तो आसान है, वरना मुश्किल है। अगर आप समझना नहीं चाहते कि ममता की तो दबदबा है, तो भाई ममता जीत जाएगी, कोई बात नहीं, मैं चर्चा नहीं करूंगा ऐसे लोगों से, क्योंकि जिनको समझना नहीं है उनको मैं क्या समझाऊं। नहीं, लेकिन गुरुजी जब आदमी हार रहा होता है तो ऐसी गलतियां करता है। जैसे अभी भाजपा ने जो पिच बिछाई है, उस पिच पर ममता बनर्जी कैसे आ रही है, उसका एक उदाहरण मैं देख रहा था जिस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। अब वो चर्चा क्यों नहीं हो रही है, और मैं आपसे चाहता हूं, मेनका गुरुस्वामी को, जो कि बहिर्गतो भी है वो और LGBTQ से हैं, इनको राज्यसभा भेजने की गलती टीएमसी कर रही है, लेकिन यह भूल गई कि कोर वोटर टीएमसी का मुसलमान है, और इस्लाम में LGBTQ हराम है, इस्लाम में इसकी मनाही है। ऑलरेडी हुमायूं कबीर और बाकी मुसलमान के बहुत सारे अभी छोटे छोटे ग्रुप्स बंगाल में भी हैं जो ममता बनर्जी पर हमलावर हैं, और ऐसे में एक ऐसे शख्स को आप भेज रही है राज्यसभा जिसमें कोई गुंजाइश नहीं है, जहां पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होता है, क्योंकि इस्लाम में वो चीज हराम है। तो ममता बनर्जी क्या ये हिंदू को खुश करने के लिए कर रही है, या किसको प्रसन्न करना चाहती है इनको भेज करके? वो डिफाई करना चाहती है, खुश किसी को करना नहीं चाहती। आप इसका विरोध करते हो ना, तो मैं उसका समर्थन करती हूँ। बीजेपी उस पर अटैक करेगी, उसको मालूम है, वो बीजेपी को उकसाना चाहती है, लेकिन उससे वोट जाएंगे वो सोचती ही नहीं। नहीं गुरुजी, लेकिन बीजेपी क्यों अटैक करेगी? अटैक तो उसके मुस्लिम सपोर्टर ऑलरेडी करना शुरू कर चुके हैं, मेरे पास उसका भी वीडियो है। देखो, वो करेंगे, वो उसको मालूम है, लेकिन बीजेपी में बैठे बहुत सारे ज्ञानी लोग भी है ना, जो बीजेपी के लिए काम नहीं करते, लेकिन खुद को मानते हैं कि हमने मोदी को चुनकर लाया। ऐसे लोग तो इस पर टूट पड़ेंगे। तो उनको उकसाने के लिए ये किया है। कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखो कि बातें ऐसी होती है कि जिसको मेथड इन मैडनेस बोला जाता है। ऊपरी ऊपर आपको लगा यह क्या गधापन है, बिल्कुल नहीं, वो उकसाने का काम होता है, तो वो कर रहे, लेकिन उससे खुद का भी नुकसान होगा, ये सोच दिमाग में उस वक्त नहीं आती। देखो, उद्धव ठाकरे ने जानबूझ पर वक्फ का सपोर्ट किया, उसको मालूम नहीं था उसके वोट जाएंगे, और उसकी कीमत चुकानी पड़ी उनको विधानसभा में, हमने देखा है। लेकिन गलती तो करेगा तो मुस्लिम खिलाफ जाएंगे, ममता को मालूम है, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं कर रही है। अभी उसको लग रहा है कि पिछली बार अगर मुस्लिम वोट मेरे साथ आ गया, जाएंगे तो जाएंगे कहा, बीजेपी के पास जाएंगे, नहीं जा सकते, ये लाचार है मेरे लिए। फुरफुरा शरीफ हो या ओवैसी हो, उसके साथ वो नहीं गए थे पिछली बार, तो इस बार भी आएंगे नहीं जाएंगे, वो आप समझते हो। आप अपनी तरीके से ममता का सोच मत करो। ममता किस ढंग से सोचती है उस ढंग से सोचो, तो उसको लगेगा कोई ये तो लाचार है, मेरे साथ आएंगे, जाएंगे कहा। यही तो बिहार में तेजस्वी यादव सोच रहा था, लेकिन वोटर तो ओवैसी के साथ चले गए। तो यही तो मेरा हम क्या करते हैं, हम गलती एक करते हैं कि ममता कैसे सोचेगी, अमित शाह कैसे सोचेगा, ये हम सोचते हैं, और हमारी सोच ममता की सोच या अमित शाह की सोच बनकर पेश करते हैं, वहां हमारी गलती हो जाती। मैं वैसा नहीं करता, मैं मोदी के दिमाग में घुस जाता हूं, मैं अमित शाह के दिमाग में घुस जाता हूं कि ये इस बारे में कैसे सोचेंगे। तो ममता आज डिफाई करना चाहती है कि तुम कितना भी हिंदू हिंदू करो, मुस्लिम तो लाचार है मेरे लिए, मुझे छोड़कर नहीं जा सकता।
तो कभी तो यह समय आ जाता है, लात मारकर निकल जाता है, तो इस बार हो जाएगा। यही मेरा पॉइंट है कि एक वो पॉइंट आता है, ब्रेकिंग पॉइंट, जो 2020 के इलेक्शन में हुआ कि आरजेडी को छोड़ दिया और ओवैसी को अपना लिया, लेकिन 2025 में फिर से रिपीट हुआ और 2025 में भी आरजेडी को छोड़ दिया मुसलमानों ने और ओवैसी को चुना। ये ब्रेक पॉइंट मूवमेंट क्या बंगाल में है? दर्शकों को सुना। राज्यसभा की कुछ सीटों के नामांकन होना है और उस नामजदगी के मरहले में बंगाल की टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने एलजीबीटी समाज से आने वाली एक महिला मेनका गोस्वामी को राज्यसभा का टिकट दिया है और अब वो टीएमसी से राज्यसभा मेंबर बनने जा रही हैं। मगर खास बात यह है कि वो हम जिन्स परस्ती को बढ़ावा देते हैं। हम जिन्स परस्ती को बढ़ावा देते हैं और उसमें इस्लाम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जी गुरुजी। नहीं, ये तो होने वाला था। देखो, उसमें तुम जिस ढंग से देख रहे हो उस ढंग से ममता नहीं देख रही है। वो देख रही है कि जो भद्र लोग है, लिबरल है, वो तो अट्रैक्ट हो जाएंगे ना। हाँ, ये भी सोचो, एक तरफा मत देखो, ममता की आंखों से देखो। अगर ये निर्णय ममता ने किया है तो किस आधार पर किया है, तो आपको पता चलेगा। वो किसी का वोट जाएगा वो उसको भी मालूम है, लेकिन किसी का वोट बच सकता है वो भी देख रही है। तो भद्र लोग नाम की एक चीज तो बंगाल में है जो खुद को लिबरल मानती है, तो वो तो टिका रहेगा कि भाई इतना डेंजर है, फिर भी ममता मुस्लिमों के लिए लांगुल चालन नहीं कर रही है, तुष्टीकरण नहीं कर रही है, वो सोचकर उसके साथ रह सकता है। ये भी उसकी सोच हो सकती है। तो कभी भी जब एनालिसिस करते हो तो जिसका एनालिसिस कर रहे हो उसकी सोच समझो, अपनी सोच उसके दिमाग में मत डालो, तो समझना आसान हो जाता है, परिणाम आपको समझ में आता है। तो मैं मानता हूं ये तो ममता ने डिफाई किया है। और आज तक अगर पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि वो किसी को भी उठाकर, कुत्ते को भी उठाकर इसको राज्यसभा भेजूंगी, जा सकता है भाई, क्योंकि आज तक ये हुआ है। और कुछ बातें ऐसी होती है कि गलत होती है, अलग होती है, लेकिन पहली बार तो होती है ना। इस बार पहली बार अगर अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ गुजरात का क्रिकेटर लाकर खड़ा कर दिया, उसने अधीर रंजन को हराया, तो क्यों ना चने के झाड़ पर ममता चढ़े भाई। तुम कौन रोकने वाले होते हो? उसको चढ़ना है तो चने का झाड़ भी उसके लिए मजबूत बन जाता है, चढ़ने दो। तो जब एक होता है ना, वो क्या बोलते हैं, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर चला आता है, आप हिंदी में बोलते हो ना, बिल्कुल वही हो रहा है। अब यही बात 2011 में थी। खुद बुद्धदेव भट्टाचार्य अपने चुनाव क्षेत्र से हार गए थे, ममता केजरीवाल को छोड़कर बुद्धदेव के रास्ते पर चल पड़ी है। तो भाई चलने दो, उसमें अड़ंगा मत लगाओ, उनको खुशी खुशी उस रास्ते पर चलने दो, चमत्कार होने वाला। भवानीपुर का कोई अपडेट है क्या? संकट है क्या वहां भी? ममता बनर्जी क्या इस बार अपना चुनाव जो भवानीपुर से लड़ती है उसका भी कोई अपडेट है क्या आपके पास? अपडेट तो वैसा नहीं है, लेकिन कुछ 1-1.5 महीने पहले मैंने वो रंजन का जो माहौल क्या है देखा था। तो उसके 2 घर पहले बैठी एक महिला ने एसआईआर बढ़िया है बोला था। 50-60 साल की उम्र की महिला थी और उसको बोला क्या होगा इस वक्त, उसने ऐसा मुंह की झीप लगाई, बोली बोलूंगी नहीं। इसका मतलब वो महिला किस बाजू में वोट देने वाली है पता चलता है। उसने बार बार पूछा, फिर भी बोली नहीं, वो नहीं बोलूंगी। और वो ममता की घर से 2 या 3 घर साइड में उसका घर है, जहां रास्ते पर कट्टे पर बैठी थी और बोल रही थी, तो उससे पता चलता है। और पिछली बार भी मैंने कुछ सुना है कि भवानीपुर में पिछली बार जितने वोटों से जीती है लगभग उतने ही वोट एसआईआर में कट गए। बायपोल में जीती थी, हाँ, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही कटा। कोई बड़ी बात नहीं है। हारते हैं तो देखो बुरी तरीके से हारते, जैसे बुद्धदेव भी हार गया था।
हम्म। 36 साल की सरकार चली गई थी, 36 साल की। ठीक बात। तो ममता भी उसी कगार पर है, देखते क्या होता है। 2-3 क्वेश्चन ले लेते जल्दी हैं। ले लो, विजयन जी कर रहे हैं, टाइम बस बढ़ता जल्दी जाए। जल्दी। नहीं, बस जल्दी जल्दी ले रहे हैं गुरुजी। वो आप ही से प्रश्न इसलिए ले रहा हूं। भाऊ चरण स्पर्श, आपके गहन अनुभव से कृपया सुझाव दे कि बीजेपी को नुकसान पहुंचाए बिना हम बीजेपी के समक्ष अपनी चिंताएं यूजीसी और एससी एसटी पर कैसे उठा सकते हैं। देखो, एक बात होती है, यूजीसी का जो मामला है वो कोर्ट से बाहर निकलने वाला ही नहीं है। एक बात ऐसी कही जाती है, हिंदी में मैंने बार बार ये कहानी कही है। शरद जोशी नाम के बड़े लेखक थे, उन्होंने एक बार कहा कि एक मोर्चा आता है सरकार के सामने कि हमको समाजवाद चाहिए, सरकार बोलती है चलो समाजवाद की नीति अपना लेते। फिर दूसरा मोर्चा आता है, वो बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल समाजवादी नीति नहीं चाहिए। तो सरकार बोलती है ये भी अपने लोग हैं, ठीक है उनके लिए समाजवाद की नीति बनाई, इनके लिए उस पर अमल नहीं करेंगे। तो हुआ क्या? कुछ भी नहीं। उसको ही राजनीति बोलते हैं। अब सब साफ साफ आकर बीजेपी बोलेगी तो राजनीति करने की क्या जरूरत है? आप ही कोई उठकर प्रधानमंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। राजनीति छुपी छुपाए खेल होता है। राजनीति पब्लिक में नहीं होती, मीडिया में नहीं होती। जो अभी देखो महाराष्ट्र में भी मराठा आरक्षण तो हो चुका है, 3 बार विधानसभा में हुआ है, अभी तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? और आंखें खोलो, देखो, अपना दिमाग खोलो। जो देना ही नहीं, मैं आपको चेक फाड़ कर देता हूं 10 करोड़, बहुत और अगर आपको डोनेट कर रहा है, लेकिन खाते में भी पैसे होने चाहिए ना। तो ये ऐसे चेक होते जो कभी कैश नहीं करने होते। तो इसको ही राजनीति बोलते, वो समझो। अगर नहीं समझती है तो राजनीति के बारे में चर्चा मत करो, यही मेरा आंसर है। नमस्ते भाव अभिषेक जी। पनीर सेल्वम डीएमके ज्वाइन करने के बाद एनडीए को कितना नुकसान होगा, इसको समझाएं। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसके साथ 4 एमएलए भी पिछली बार नहीं गए थे। वो और पनीर पलानीस्वामी उसका झगड़ा है, तो वो निकल गया वहां। अब शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी में गया या कांग्रेस में गया, उससे क्या फर्क पड़ा बीजेपी को? उसको तो कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा को बिहार से उठकर बंगाल जाना पड़ा। बिहार में बीजेपी को नुकसान तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये मीडिया ने ओवररेट किए हुए लीडर्स है, उनकी खुद की कोई अहमियत नहीं है। ऋषा उपाध्याय जी, इस बार किसी भी प्रकार का फ्रीबीज इस इलेक्शन में नहीं चल रहा है बंगाल में, क्योंकि बहुत डिले हो गया है, तो हम क्वेश्चंस को आज ज्यादा नहीं ले पाएंगे। आकाश गर्ग जी, सुपर चैट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आप शो में आए और आपने पूरे बंगाल पर इस प्रकार से बहुत क्लियरली दर्शकों को समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। दर्शकों से निवेदन है, गुरुजी का दोनों चैनल, एक प्रतिवाद और एक प्रतिपक्ष, दोनों पर मराठी में और क्रमशः हिंदी में, दोनों पर डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो आते हैं, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।